डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ रिटर्न, नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न। ठीक है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न यानी कि कोई पर्सन रजिस्टर है लेकिन वो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर डिपार्टमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव लेगा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब एक चीज ये भी आप समझिए, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर को यहाँ पे बीजेए भी बोलते हैं, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहाँ पे करता है। तो आगे बोल रहे हैं कि where a registered person failed to furnish the return अंडर सेक्शन 39 और 45 में। ठीक है, सेक्शन 39 में जो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी वगैरह फाइल करनी होती है, और 45 में जो आपको एनुअल वगैरह पे काम करना होता है। ठीक है, इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46। अब आपको समझिए, जब कोई टैक्स पेयर रिटर्न अपनी टाइमली फाइल नहीं करता है तो पहले तो डिपार्टमेंट क्या करती है, डिपार्टमेंट उसे सेक्शन 46 में नोटिस देती है कि भाई 15 दिन का इसमें टाइम दिया जाता है। ठीक है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि जो भी रिटर्न आपके डिफॉल्ट है उनको गुड करिए, यानी कि जो भी रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं है उनको आप फाइल करिए। ठीक है, सेक्शन 46 में द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेट पर्सन। अब 15 दिन के अंदर भी अगर आप एक्शन में नहीं आते तब ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा आपका असेसमेंट करने के लिए और लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए आपके ऊपर। ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तरीके का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड एंड इशूड एन असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल मटेरियल उसके पास इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, उसके बेस पर इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप पे जो है असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। बात को समझिए, यहाँ पे जो नॉन फाइलर है, जो अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते या करते ही नहीं, ठीक है, जो अपनी रिटर्न को फाइल करते ही नहीं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, उनके ऊपर क्या है, डिपार्टमेंट 5 साल के अंदर कभी भी एक्शन ले सकती है। इस बात को आप समझिए, 5 ईयर कम नहीं होती, 5 साल में आप नजर में उनके आ ही जाओगे, 5 साल के अंदर वो आपको खींच लेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 और एनुअल रिटर्न, यानी कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, उस एनुअल फाइलिंग की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर आपके ऊपर वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड और पेड रिलेट्स, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह आपने जमा नहीं किया है, फाइल नहीं किया है या टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी उसके 5 साल के अंदर वो आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज, यानी कि अगर वो अपनी सारी रिटर्न 30 दिन के अंदर सबमिट कर देता है और सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यानी कि असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद भी आपको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। बात को समझिए, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अब फिर भी 30 दिन का आपके पास टाइम है कि भैया तुम एक काम करो, 30 दिन के अंदर अगर अभी भी सारी चीजों को फाइल कर देते हो तो द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन, ये असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ कर लिया जाएगा ऑफिसर की तरफ से कि जैसे मैंने कोई ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था, बट द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 शैल कंटिन्यू। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ कर लिया गया तो आपके ऊपर टैक्स जमा करने की, इंटरेस्ट जमा करने की और लेट फीस जमा करने की, टैक्स तो देखो हर हाल में जमा करना ही है, तो अब यहाँ पे सेक्शन 50 में इंटरेस्ट और सेक्शन 47 में लेट फीस, इससे भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह, जो भी लेट फीस कह लो या फीस कह लो, उसका पेमेंट आपको करना ही करना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। होपफुली असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न की बात भी यहाँ पे आपको क्लियर होगी। थैंक यू।